तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। और दोस्तों मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए फिजिक्स से न्यूमेरिकल, जो कि आपके लिए काफ़ी ही VVI यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों चलिए, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आपसे कि इस वीडियो को आप शुरू से दोस्तों अंत तक ज़रूर देखें। और यदि इस वीडियो में मैंने जो भी न्यूमेरिकल बताया है और आप भी कोई भी न्यूमेरिकल जितना मैं बता रहा हूँ, अगर उस तरह का कि कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप हल करेंगे बिल्कुल। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद दोस्तों यदि पसंद आया आपको तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को लाल बटन को दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो फर्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, कहता है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थान तथा आवर्धन ज्ञात करें। दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल को हल करते समय आपको पहले जो जो इसमें दिया हुआ रहेगा वो लिख लेंगे, और जो आपको निकालना रहेगा उसको लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ कहता है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, यानी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है एक उत्तल लेंस है। लेंस कैसा है? उत्तल है, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों एफ दिया हुआ है प्लस 20 सेंटीमीटर। तो आगे कहता है उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया है, यानी कि वस्तु को रखा गया है। दोस्तों वस्तु दूरी उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वस्तु दूरी दोनों में निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो यानी कि U दिया गया है, U बराबर -30 सेंटीमीटर, यानी वस्तु दूरी क्या दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। अब आगे कहता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थान और आवर्धन ज्ञात करें, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब की स्थिति। अतः भी पूछ रहा है और M पूछ रहा है। यानी दोस्तों क्या पूछ रहा था आपसे? भी पूछ रहा है, M पूछ रहा है, M पूछ रहा है और भी पूछ रहा है, तथा प्रकृति पूछ रहा है। तो प्रकृति कहने का मतलब कि काल्पनिक बनेगा प्रतिबिंब की वास्तविक। तो चलिए अब आइए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग रिलेशन को देखते हैं कि किस किस में संबंध दिया हुआ है। तो देखिए, तो एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। तो एफ और यू दिया हुआ है तो आप भी निकाल सकते हैं लेंस सूत्र से। तो लिखेंगे हल में, लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र से क्या जानते हैं? 1/f बराबर 1/v - 1/u, यही ना होता है। तो देखिए 1/f, तो f का मान 20 दिया हुआ है इक्वल टू 1/v, तो v तो ज्ञात करना है, -1/u, तो u देखिए -30 है, तो -30 लिख दिया। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, अतः 20 इक्वल टू 1/v, ये प्लस हो जाएगा 1/30। अब इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1/20 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/v। दोस्तों हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 होगा एलसीएम। तो अब भाग देते हैं, तो 20 तिहाई 60, यानी 3 माइनस 30 दूना 60, तो 2 इक्वल टू 1/v है, तो 1/v। अब देखिए तो 3 में से 2 जाएगा तो एक ना होगा। दोस्तों 1 लिख दिया हमने, 60 हो जाएगा बराबर 1/v बचेगा। अब क्रॉस गुना कर देते हैं, तो v इक्वल टू इसमें इसे गुना करेंगे तो 60 सेंटीमीटर। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो v का मेरा मान आया पॉजिटिव आया, यानी कि प्लस। यह सूचित करता है कि लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो इससे हो गया कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब लेंस, या यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु के दूसरे तरफ वास्तविक उल्टा एवं लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर
60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या किए दोस्तों, यू भी ज्ञात पहले से दिया हुआ था, भी हम लोग ज्ञात कर लिए। अब पूछ रहा था एम, तो चूँकि यहाँ पे हम लोग प्रकृति भी लिख लिए तथा भी का मान भी ज्ञात कर लिए। तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो चूँकि एम बराबर क्या होता है भी बाई यू, तो एम बराबर भी, तो भी का मान देखिए तो कितना आया है से 60 दिया हुआ है बाई, अब यू, तो यू का मान देखिए तो -30 है, तो -30 हो गया, तो 30 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, यानी कि 30 दूना 60 कट गया, यानी कि -2 हो जाएगा। अतः आवर्धन -2 है, यहाँ भी -2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोस्तों एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगा। दोस्तों आप पढ़े होंगे क्षमता बराबर, यानी देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है, लेंस उत्तल है, इसलिए एफ का मान प्लस में 50 सेंटीमीटर कहता है कि उसकी क्षमता। दोस्तों हम लोग लेंस की क्षमता को पी के द्वारा सूचित करते हैं, और पी बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, पी का मान क्या होगा। आप हमेशा याद रखेंगे जब भी हम लोग लेंस की क्षमता ज्ञात करेंगे, तो यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया होगा तो सबसे पहले दोस्तों उसको हम लोग मीटर में चेंज करते हैं, और इसके बाद जो सूत्र होता है क्षमता का उसका यूज़ करते हैं। यानी फोकस दूरी को हमेशा दोस्तों मीटर में रखते हैं, फोकस दूरी को हमेशा मीटर में रखते हैं, इसके बाद लेंस की क्षमता ज्ञात करते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, इससे 50 सेंटीमीटर है इक्वल टू, देखिए 50 दोस्तों ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग बदलेंगे किस में, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। तो देखिए 100 से भाग कर दिए, तो 100 से भाग करेंगे तो 50 दूना कट जाएगा 100, यानी कि 1/2 मीटर, यानी कि आपका जो है एफ का मान आ गया दोस्तों। देखिए तो यहाँ पर चलिए अभी नहीं लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर एफ का मान कितना आ गया, एफ का मान आपका आ गया 1/2 मीटर, और हमें ज्ञात करना है पी, यानी पी बराबर वाट। देखिए पहले था सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट किए मीटर में, तो इतना हो गया। चूँकि लेंस की क्षमता के सूत्र से, दोस्तों सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, तो देखिए तो P इक्वल टू 1/f, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू 1/f, तो f का मान देखिए 1/2 मीटर, तो 1/2, अब 1/2 दोस्तों ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2, सॉरी मीटर नहीं होगा। और लेंस की क्षमता को हम लोग दोस्तों डायोप्टर में मापते हैं, यानी कि लेंस की क्षमता का जो ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग डी के द्वारा सूचित करते हैं। तो डी दोस्तों हम लोग लिख दिए। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर P बराबर 2 डायोप्टर, यही दोस्तों आपका जो है आंसर हो गया, यानी कि लेंस का जो क्षमता होगा 2 डायोप्टर होगा। अब ऐसा नहीं कि P बराबर होता है 1/f, तो f की जगह पर डायरेक्ट हम लोग 50 लिख देंगे, आपका जो आंसर है गलत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए जो आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले आप मीटर में चेंज करेंगे, और यदि मीटर में पहले से ही दिया रहे तो और अच्छा है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। तो नेक्स्ट उदाहरण कहता है दोस्तों यहाँ पर कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। दोस्तों यहाँ पे दिया गया अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है निगेटिव होता है। तो देखिए एफ बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी 2 मीटर, यानी एफ बराबर दिया है दोस्तों -2 मीटर, क्योंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है, तो निगेटिव में हम लोग लिखेंगे। तो आगे कहता है कि इसकी क्षमता क्या होगी,
चलिए, तो दोस्तों ये तो फोकस दूरी हम बोले थे कि मीटर में सबसे पहले चेंज करेंगे, लेकिन ये तो पहले से ही मीटर में दिया हुआ है, तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये और आसान है। तो P बराबर वाट, तो चूँकि क्षमता सूत्र से क्या होता है, यानी लिख सकते हैं लेंस का क्षमता सूत्र से क्या जानते हैं, P इक्वल टू 1/f। तो P इक्वल टू 1/f, तो f कौन देखिए तो -2 है, यानी दोस्तों जब हम लोग इसको भाग देंगे तो 0.5 माइनस में, यानी दोस्तों ये क्या हो जाएगा माइनस में इतना डाईऑप्टर, अतः P का जो मान आया -0.5 डाईऑप्टर, चूँकि लेंस की क्षमता का जो ऐसे मात्रक होता है डाईऑप्टर होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आपको पूरा दोस्तों समझ में आ रहा होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। और पूछता है दोस्तों इस तरह का प्रश्न, देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है कि हवा के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये ISC में भी पूछता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हवा के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले जो दिया हुआ रहेगा वो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है ऐसे यहाँ पर कि हवा के सापेक्ष जल, तो जल का अपवर्तनांक है 4/3, जल का अपवर्तनांक दोस्तों अपवर्तनांक को हम लोग म्यू के द्वारा सूचित करते हैं, और जल कह रहा है तो इसलिए म्यू W दिया हुआ है 4/3। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या कहता है, तथा कांच का अपवर्तनांक यानी ग्लास, दोस्तों कांच का अपवर्तनांक क्या दिया गया है तो म्यू, अपवर्तनांक को म्यू से, और कांच है इसलिए जी से, ग्लास म्यू जी बराबर दिया हुआ है 3/2, यानी दिया हुआ है 3/2। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें, यानी हमें ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष, यानी जिसके सापेक्ष कहता है दोस्तों उसको हम लोग नीचे रखते हैं, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे रखते हैं, यानी कि हमें ज्ञात करना है म्यू। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि कांच के सापेक्ष, तो कांच को हम लोग नीचे रखेंगे कांच के अपवर्तनांक को, यानी कि GW। ये दोस्तों वाट, यह सूचित करता है कि यहाँ पे क्या कह रहा था कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी देखिए यह सूचित करता है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी यह वाट। देखिए सूत्र से ये जो है सापेक्ष अपवर्तनांक है, और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है दोस्तों, हमेशा हम लोग हवा के अपवर्तनांक, यानी कि दोस्तों हवा में प्रकाश का जो चाल होता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, और जिसका ज्ञात करना था उसको नीचे रखते हैं। तो यहाँ कहता है सूत्र से क्या हो जाएगा, म्यू GW इक्वल टू म्यू W बाई म्यू जी, यानी इसका जो हो गया दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं जल का अपवर्तनांक बाय कांच का अपवर्तनांक, ये हो गया दोस्तों इसका मतलब, यानी कि जिसके सापेक्ष कहेगा उसको हम लोग हमेशा दोस्तों नीचे रखेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा था कि कांच के सापेक्ष, तो देखिए कांच को नीचे रखे हैं, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, जिसका मान दिया हुआ है बस बैठा देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए जल का अपवर्तनांक, तो दोस्तों जल का अपवर्तनांक कितना दिया है 4/3, तो 4/3 बाई, यहाँ देखिए कांच का अपवर्तनांक 3/2, तो यहाँ लिख देंगे 3/2। अब हम लोग इससे ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू, ये चला जाएगा ऊपर तो पलट जाएगा 2/3, ऊपर के ऊपर से गुना नीचे के नीचे से गुना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और नीचे जाएगा
3 तिहाई 9, यानी यही दोस्तों आपको आंसर आ गया, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो न्यूमेरिकल है दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।